गाइस रिएक्ट 19 इज आउट नाउ और अब वो स्टेबल भी हो चुकी है। काफ़ी सारे कूल फीचर्स आए हैं इस रिएक्ट 19 के अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर पैक है और ये कहीं ना कहीं आपका एक रिएक्ट का कोडिंग माइंडसेट भी चेंज कर देगी। तो आज सारे के सारे फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लिंक्डइन पे शाउट आउट ज़रूर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ये डॉक्यूमेंटेशन की साइट चले तो रिएक्ट वर्जन 19 में इन्होंने बोला है सबसे पहला जो अपडेट है वो है प्री वार्मिंग ऑफ सस्पेंडेड ट्रीज, यानी कि इम्प्रूवमेंट टू सस्पेंस। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। बेसिकली ये सस्पेंस ही रीजन है जिसकी वजह से रिएक्ट 19 का रिलीज इतना ज्यादा डिले हुआ। मतलब अप्रैल में ही आरसी वर्जन आ चुका था इसका, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक स्टेबल वर्जन रिलीज नहीं हुआ था। उसका मेन रीजन था ये सस्पेंस का केओस। और ये क्या था ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए अभी तक रिएक्ट 18 तक क्या होता था पहले वो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो रिएक्ट 18 तक क्या होता था बेसिकली कि मान लो आपका ये सस्पेंस है जिसके अंदर ये फॉल बैक दिया हुआ है और इसके अंदर ये दो कंपोनेंट कॉल हो रहे हैं, फेच 1 और फेच 2। और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो फेच 1 है उसको लोड होने में 1000 मिली सेकेंड लग रहे थे और फेच 2 को लोड होने में 5000 मिली सेकेंड लग रहे थे। अब रिएक्ट क्या करता था इसके केस में कि ये दोनों ही कंपोनेंट्स के रेंडर होने का वेट करता था, यानी कि सिर्फ फेच 1 का ही नहीं फेच 2 के भी रेंडर होने का वेट करेगा। लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो एक तरीके से पैरेलल में स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स की रेंडरिंग पैरेलल में स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब तक वो रेंडर नहीं होते थे तब तक फॉल बैक भी दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ पे एक डिले आ गया और रिएक्ट को लगा कि ठीक है ये एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब रिएक्ट 19 का पहला आरसी वर्जन आया उस केस में रिएक्ट ने क्या चेंज किया, रिएक्ट ने ये चेंज किया कि फेच 1 तो रेंडर हो गया और उसके बाद रिएक्ट ने सोचा कि ठीक है चलो अब फॉल बैक को तो डिस्प्ले कर ही देते हैं। मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो रेंडर हो गया, उसके बाद हम फॉल बैक को डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद हम एक एक करके बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक वाटरफॉल जैसा फॉर्म हो गया जिसकी वजह से वो जितने भी कंपोनेंट्स थे इस सस्पेंस के अंदर वो सबको रेंडर करने का वेट करने लगा और इवेंचुअली एग्जीक्यूशन टाइम में डिले आ गया और पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि जो एग्जीक्यूशन आपका 4-5 सेकेंड्स में हो सकता था वो 10-12 सेकेंड्स तक भी चला गया। और जिन लोगों ने भी सस्पेंस यूज़ किया हुआ था उन्होंने जब ये वर्जन अपग्रेड किया तो उनकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्वीट के थ्रू भी दिखा देती हूँ कि क्या था। तो जैसे ये डोमिनिक का एक ट्वीट है, इनकी tk2.eu करके वेबसाइट है, यहाँ पे भी एक आर्टिकल दिया हुआ है, आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो जाके। तो जैसे रिएक्ट 18 तक क्या था कि स्टार्ट फेच 1 स्टार्ट फेच 2 और उसके बाद क्या होगा फॉल बैक रेंडर हो जाएगा। रिएक्ट 19 RC0 में क्या हुआ, स्टार्ट फेच 1 रेंडर फॉल बैक वेट फॉर इट, यानी कि ये पूरे कंपोनेंट के रेंडर होने का वेट कर रहा है। उसके बाद फेच 2 को स्टार्ट कर रहा है और सिमिलरली अगर मान लो फेच 3 फेच 4 है तो उनका भी वेट करेगा। इसी चीज को फाइनली रिएक्ट 19 ने चेंज करा और रिएक्ट 19 ने बोला कि इट विल इमीडिएटली कमिट द फॉल बैक ऑफ द नियरेस्ट सस्पेंस बाउंड्री। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ही पहला कंपोनेंट सस्पेंड होगा वो इमीडिएटली फॉल बैक को कमिट कर देगा और उसके बाद बाकी मतलब सिबलिंग ट्री है ना कि बाकी जो भी सिबलिंग्स है उनका वेट नहीं करेगा। आफ्टर द फॉलबैक कमिट्स रिएक्ट शेड्यूल्स अनदर रेंडर फॉर द सस्पेंडेड सिबलिंग्स टू प्री वॉर्म लेजी रिक्वेस्ट इन रेस्ट ऑफ द ट्री। मतलब कि रिएक्ट ने क्या किया कि बाकी सस्पेंडेड सिबलिंग्स को पैरेलली प्री वॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, उनको रेंडर करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको फॉल बैक भी पहले दिख गया और आपकी परफॉर्मेंस मोर और लेस रिएक्ट 18 जितनी इंटैक्ट भी रही, आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसके बारे में आप और रिसर्च करके भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चेंज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट चेंज है रिएक्ट ने अपनी ये स्टैटिक एपीआईज में कुछ चेंज करा है। एक है प्री रेंडर और दूसरा है प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम। तो इसमें बेसिकली क्या किया है, ये एक्चुअली हमारी जो एपीआईज है, ये जो फंक्शंस है, ये एक तरीके से स्टैटिक पेजेस को जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे आपका ब्लॉग पेज वगैरह हो गया, उनको अब आप जनरेट कर सकते हो इन फंक्शंस की हेल्प से। और इसका सिस्टम क्या है, जैसे मान लो आपका ये एक फंक्शन है हैंडलर फंक्शन। इसमें आप क्या करोगे, ये एक जो प्री रेंडर वाली जो एपीआईज है ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, तो इसको हमें अवेट करना पड़ेगा। क्या कंपोनेंट प्री रेंडर करना है वो पास करना पड़ेगा और कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स आपको रेंडर करनी है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगी। उसके बाद हमारा ये प्रील्यूड एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस प्रीलोड रिस्पॉन्स को फिर आप रिटर्न कर सकते हो विद योर हेडर्स, विद द रिक्वायर्ड हेडर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये आपकी जो एपीआई है ये बेसिकली आपको एक HTML स्टैटिक HTML स्ट्रीम रिटर्न कर देगी, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ आपका HTML जैसा बन जाएगा।
सिमिलरली ये प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम को यूज किया जा सकता है। ये एक तरीके से लार्जर वेब पेजेस के लिए आप यूज कर सकते हो, जिसमें कि बेसिकली आपको जो स्टैटिक HTML स्ट्रीम है वो एक Node.js स्ट्रीम की तरह रिटर्न होती है, और इसमें क्या होता है काफी सारे चंक्स में ये स्ट्रीम आपको रिटर्न होती है। तो इसके केस में क्या हो गया, आपको ये रिस्पॉन्स को जो भी आ रहा होगा स्ट्रीम्स में उसको पाइप करना पड़ेगा एक फाइनल स्टैटिक पेज बनाने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं गाइस, रिएक्ट ने कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हुक्स दिए हैं हमको इस बार रिएक्ट 19 के अंदर, जो कि हमारा स्पेशली फॉर्म से रिलेटेड प्रोसेसिंग, हमारे एक्शंस, इन सबको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे, और हमारी जो मल्टीपल स्टेट हैंडलिंग थी उसको भी काफी हद तक सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये यूज ट्रांजिशन हुक के एग्जाम्पल से कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है और इससे क्या बेनिफिट है। ओके तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले अगर हम रिएक्ट 18 में जब तक हम यूज ट्रांजिशन यूज नहीं करते थे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप एक क्वेरी कहीं पे सेट कर रहे हो किसी इनपुट एलिमेंट में, और यहाँ से आप एक फिल्टर्ड आइटम की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये अलग अलग स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कभी कभी कि आपकी अगर लिस्ट बहुत लंबी है तो आपका जो इनपुट है वो एक तरीके से ब्लॉक भी हो जाता है। मतलब मान लो कि आपका इनपुट फ्रीज हो गया जब तक वो सारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती थी। ये मान लो एक एक्सपेंसिव फिल्टरिंग ऑपरेशन है, तो इसमें कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। यूज ट्रांजिशन आने के बाद क्या हुआ, इसने हमको, इस हुक ने हमको दो स्टेट्स प्रोवाइड करी, एक इस पेंडिंग और दूसरी स्टार्ट ट्रांजिशन। देखो इस पेंडिंग को अभी हमने यहाँ पे यूज करा नहीं है, अगर हमें चाहिए होता तो हमें एक स्टेट नई बनानी पड़ती फॉर इस पेंडिंग। ओके, यहाँ पे यूज ट्रांजिशन ने हमको एक तो ये पेंडिंग स्टेट प्रोवाइड कर दी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जब तक हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि जब तक हमारा एसिंक्रोनस कॉल हो रहा है, हम इस पेंडिंग स्टेट को यूज करके सीधा अपना लोडिंग स्टेट को शो कर सकते हैं, हमें कहीं भी उसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और स्टार्ट ट्रांजिशन हमारा ये एसिंक्रोनस फंक्शन है जो कि हमारे इस ट्रांजिशन वाले काम को हैंडल करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक तरीके से बैकएंड में या फिर उसको लो प्रायोरिटी पर टास्क को रख के आपके जो फ्रंट एंड का जो इनपुट बॉक्स है लेट्स से उसको फ्री कर देगा। वहां पे आपकी चीजें फ्रीज नहीं होंगी और आप इस तरीके से आपका जो यूआई है वो बेटर इंटरैक्ट कर पाएगा। तो ये बेनिफिट है इस यूज ट्रांजिशन हुक का। उसके बाद नेक्स्ट हुक जो हमें मिला है वो है यूज ऑप्टिमिस्टिक। तो यूज ऑप्टिमिस्टिक क्या है, हमारे ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स के लिए ये हुक हमको प्रोवाइड करा गया है। अब ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स क्या होते हैं कि हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हम कोई भी चेंज अगर अपनी वेबसाइट पे करने जा रहे हैं तो उसका जो ऑप्टिमिस्टिक आउटकम होगा, मतलब कि मान लो आपने कोई एपीआई कॉल करी तो हम अज्यूम करें कि सब कुछ सक्सेसफुली होगा और जो ऑप्टिमिस्टिक आउटकम आएगा हम वो डिस्प्ले करेंगे पहले यूजर को। उसके बाद अगर मान लो कुछ फेल हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो रिएक्ट उसको फॉल बैक करके जो भी एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं सबसे बड़ा आपको दे सकती हूँ कि लेट्स अज्यूम आपको कुछ भी बुक मार्क करना है, कुछ भी फेवरेट मार्क करना है। आपने लेट्स से आपने कोई भी फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे आपको विश लिस्ट करना है कोई आइटम, आपने फेवरेट पे क्लिक करा, पीछे एक एपीआई कॉल गई और आपको उस एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स आने में 1 सेकंड लग रहा है, तो दिस इज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस कि आपने अभी क्लिक करा और फेवरेट हो रहा है 1 सेकंड के बाद। तो बेटर यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, आपने जैसे ही क्लिक करा हमने उसको इमीडिएटली फेवरेट मार्क कर दिया, एपीआई कॉल गई, सब कुछ ठीक है तो वो फेवरेट ही रहा, लेकिन अगर फेल हो गई तो वो वापस से अनफेवरेट हो गया 1 सेकंड के बाद। तो कुछ इस तरीके की ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स होती हैं। तो इसमें क्या है, अभी एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेट एड ऑप्टिमिस्टिक का फंक्शन है और यूज ऑप्टिमिस्टिक में हम ये इनिशियल स्टेट और एक अपडेट फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका यूज क्या है एक बार देख लेते हैं। स्टेट क्या होती है कि इनिशियल वैल्यू जो मैंने आपको बताया वही। अपडेट फंक्शन क्या होता है, जो एक फंक्शन है जो आपकी करंट स्टेट को लेगा और ऑप्टिमिस्टिक अपडेट करके उसको प्रोवाइड करेगा। ऑप्टिमिस्टिक स्टेट क्या होती है, जो रिजल्टिंग स्टेट आपको मिलेगी। और एड ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ये डिस्पैचिंग फंक्शन है, यानी कि ये जो भी आपकी कॉल है उसको डिस्पैच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक्चुअल एग्जांपल देखना चाहें, ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको कैसे देख सकते हैं, लेट्स से कि आपको यहाँ पे जब भी आप कुछ टाइप करो एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज डिस्प्ले करना है जब तक आपकी एपीआई कॉल सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक इनिशियल मैसेज दिया, उसके बाद दूसरा कॉल बैक फंक्शन दिया जिसमें हमारी स्टेट को हम शैलो कॉपी कर रहे हैं, न्यू मैसेज को सेट कर रहे हैं और एक सेंडिंग को भी ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक मैसेज जब ये सारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑप्टिमिस्टिक मैसेज अपडेट हो जाएगा, सक्सेसफुल या फेल जो भी रिजल्ट आएगा। और ये एड ऑप्टिमिस्टिक ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा एक तरीके से डिस्पैचिंग फंक्शन हो गया जो कि हमारे एक्शन को डिस्पैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स अज्यूम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ओके, तो जब तक ये मेरा मैसेज जा रहा है और मैं यहाँ पे सेंड क्लिक करूंगी तो देखो आपने पहले जो वो सेंडिंग देखा था, अगर फिर से मैं करूँ हाई सेंडिंग, तो ये जब तक हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही थी हमने हाई सेंडिंग को डिस्प्ले करा और जैसे ही हमारा सब कुछ अपडेट हो गया फाइनली हमने इस हाई को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया।
नेक्स्ट हुक की साइड आ जाते हैं हमारा, जो कि है यूज एक्शन स्टेट। ये काफ़ी काम की हुक है बिकॉज इसमें आपको ये यहाँ पे भी अगेन, अगर आप कोई भी एक्शन, कोई भी लेट्स से फॉर्म एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो इसमें आपको एरर स्टेट, पेंडिंग स्टेट, सबमिट एक्शन, ये सभी आपको प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे एक बार इसका यूजेस चेक कर लेते हैं कि ये भी किस तरीके से यूज होती है। तो जैसे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा है, ये एक ऐड टू कार्ट का फंक्शन है, ठीक है, दो अलग अलग डिव्स में या दो अलग अलग बॉक्सेस में। तो यूज एक्शन स्टेट में हमने क्या करा, यहाँ पे इनिशियल एक्शन डाल दिया, ऐड टू कार्ट का हमारा एक्शन है और ये नल मतलब हमारी इनिशियल स्टेट है, यानी कि क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, ये नल है। उसके बाद ये हमें क्या करेगा, एक फॉर्म एक्शन रिटर्न करेगा जो कि हम अपने फॉर्म में पास करेंगे। ये मैसेज ही हमको प्रोवाइड करेगा जो कि अपडेटेड मैसेज होगा, और ये हमें पेंडिंग स्टेट भी प्रोवाइड कर रहा है इसके साथ साथ। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको पहले करते हो तो आपको अलग अलग ये स्टेट फॉर्म करनी पड़ती है, आपको मैसेज या डेटा की स्टेट अलग बनती, पेंडिंग की स्टेट अलग बनती। यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट एक साथ ही हो गई हैं। और अब यहाँ पे देखो, इस पेंडिंग के बेसिस पे हमने लोडिंग स्टेट शो कर दी है, और उसके बाद जैसे जैसे लेट्स से आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ये सीधे सीधे एडेड टू कार्ट हो गया, यानी कि ये यहाँ पे आपका जो मैसेज था वो डिस्प्ले हो गया। ये बहुत एसिंक्रोनस एक्शन नहीं था तो ये इमीडिएटली आ गया। यहाँ पे जैसे आप करोगे तो पहले आपकी लोडिंग स्टेट आई बिकॉज दिस इज एन एसिंक्रोनस एक्शन, और यहाँ पे आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये एक बहुत स्टैटिक प्रोमिसेस बनाए हुए थे। इसका रिस्पॉन्स है कुडंट ऐड टू कार्ट, मतलब कि लेट्स से ये फेल हो गया तो इस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे नोट में दी हुई है, यूज एक्शन स्टेट जो फंक्शन था उसको कैनरी रिलीज में यूज फॉर्म स्टेट बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम इन्होंने चेंज करके यूज एक्शन स्टेट रख दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा यूज फॉर्म स्टेटस। ये भी एक हुक दिया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा और बड़े काम का हुक है। एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन में चल के चेक करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक कैच है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ये जो यूज फॉर्म स्टेटस हुक है ना, इसको आप डायरेक्टली जहां पे भी आपका फॉर्म यूज हो रहा है वहां पे आप नहीं यूज कर सकते हो। फॉर्म जिस कंपोनेंट को कॉल कर रहा है उसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो जैसे इसमें ये सबमिट बटन है, तो यहाँ पे हम इस यूज फॉर्म स्टेटस हुक का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन सबमिट में आपने क्या किया, यूज फॉर्म स्टेटस से आपने पेंडिंग को देख लिया। सबमिट क्या है, ये बटन है, और पेंडिंग स्टेट के बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि इसको सबमिटिंग शो करना है या सबमिट शो करना है। और डिसेबल्ड भी कब होगा, जब पेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपने सबमिट में इस यूज फॉर्म स्टेटस को यूज कर लिया, लेकिन अगर आप चाहो तो इस फॉर्म के अंदर डायरेक्टली इसको नहीं यूज कर सकते हो। या इन्होंने दिया भी हुआ है, यूज फॉर्म स्टेटस विल नॉट रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर अ फॉर्म रेंडर्ड इन द सेम कंपोनेंट। ठीक है, तो इससे कहा ओनली रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट फॉर्म एंड नॉट फॉर एनी फॉर्म रेंडर्ड इन द सेम कंपोनेंट कॉलिंग द हुक और चाइल्ड कंपोनेंट्स। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। पर वैसे ये जो हुक है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मुझे काफी पसंद आया। अब आ जाते हैं इसकी साइड। देखो, हुक्स तो हमने मेन सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा रिएक्ट ने हमको इस बार ये एक यूज करके एक एपीआई सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड करी हुई है, जिसपे हुक्स के रूल्स इतने अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जो ये यूज है वो आपकी एसिंक्रोनस कॉल्स या प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए है। तो जैसे अगर मैं आपको इस यूज दिखाऊं, यूज एपीआई का, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो आपने ये फेच यूजर्स का एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ है जो कि आपको जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। इसके प्रॉमिस को आपने क्या किया, फेच यूजर्स कॉल किया और ये प्रॉमिस रिटर्न हो गया। अब इस प्रॉमिस को आप डायरेक्टली इस यूज एपीआई के अंदर या यूज फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, और फिर जब ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा तो ये इस लिस्ट को पूरे को रेंडर कर देगा। इसकी 2-3 कंडीशंस हैं। एक तो जब भी आप इस यूज को यूज कर रहे हो तो इस कंपोनेंट को आपको सस्पेंस के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस आपको फिर एक फॉल बैक प्रोवाइड करेगा। जब तक कि आपकी एपीआई फेच नहीं हो रही तब तक वो फॉल बैक आपको डिस्प्ले होगा। ओके, सेकंड है, इसको आप मतलब इसमें इतना हुक्स के रूल अप्लाई नहीं होते जो मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं बोलूं कि कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रू, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ फेच डेटा, ऑलराइट, और उसके अंदर जब मैं इसको कॉल करूंगी तो ये आपको एरर नहीं थ्रो करेगा। लेकिन इसी की जगह अगर आप कोई भी हमारा नॉर्मल हुक होता है, लेट्स से हमारा यूज इफेक्ट हुक होता है, तो आपको पता ही होगा उसको हम कंडीशनली यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे यूज इफेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आप एरर आ गया है, इज कॉल्ड कंडीशनली मस्ट बी कॉल्ड इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर, मतलब कंडीशनली आप हुक्स को कॉल नहीं कर सकते हो।
इसके अलावा गाइज इसको आप यूज़ को बेसिकली सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पे ही यूज़ कर सकते हो, जबकि नॉर्मल जो हमारे हुक्स होते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। तो बेसिकली जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स थे वो हमारे नेक्स्ट.जेएस में यूज़ होते थे, या सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए नेक्स्ट.जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स के साथ यूज़ होते थे। नेक्स्ट.जेएस ने वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करा हुआ था, लेकिन तब भी रिएक्ट की वजह से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, उतने स्टेबल नहीं थे ये। लेकिन अब रिएक्ट ने इसको बहुत बेटर कर दिया है, बहुत स्टेबिलिटी आ गई है। और एक बहुत अमेजिंग चेंज है जो रिएक्ट ने करा है इन सर्वर कंपोनेंट्स के लिए, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन सर्वर कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए ना, वो कंपोनेंट्स जो कि सर्वर पे रेंडर होने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारा एक नेक्स्ट.जेएस का छोटा सा प्रोजेक्ट है, और ये हमारा बेसिकली एक सर्वर कंपोनेंट है। इस सर्वर कंपोनेंट में क्या हो रहा है, अगेन वही फेच पोस्ट हो रहा है, और उसके बाद हम ये जो पोस्ट है इनको यहाँ पे मतलब इस फंक्शन को कॉल करके फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम इसको रेंडर कर रहे हैं। अब ये सारा का सारा काम अभी तक ये पूरा का पूरा सर्वर साइड पे ही हो रहा है, इसमें से क्लाइंट साइड पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती थी वो ये आती थी कि जो हमारा क्लाइंट होता था, यानी कि जो हमारा ब्राउजर होता था, उस पर ना तो हमें कोई एपीआई कॉल डिस्प्ले होती थी, और ना ही हमें कोई सर्वर कंपोनेंट की कंसोल डिस्प्ले होती थी। और ये वाली चीज रिएक्ट ने बहुत अच्छी चेंज करी है। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट आपको रन करके शो करूं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कंसोल करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप console.log और पोस्ट करोगे, ठीक है, तो देखो ये सर्वर पे तो आ गई सारी की सारी पोस्ट, लेकिन ये क्लाइंट पे नहीं आती थी। लेकिन अब रिएक्ट ने जो चेंज करा है उसकी वजह से ये सारा का सारा डेटा हमें हमारे क्लाइंट पे भी विजिबल है, यानी कि सर्वर से डेटा इसने हमें क्लाइंट पे भी शो करना स्टार्ट कर दिया। और एक काफ़ी अच्छा चेंज होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। इसके अलावा सर्वर कंपोनेंट ही नहीं, रिएक्ट की तरफ से हमें ये सर्वर एक्शंस भी मिले हुए हैं। तो सर्वर एक्शन क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। बेसिकली सर्वर एक्शन मतलब कि जो भी आपने कोई भी फंक्शन है या जो भी एसिंक्रोनस कॉल्स आपने करी हैं सर्वर साइड पे, वो आपके सर्वर एक्शन हो गए। तो अब ये किस तरीके से काम करते हैं, लेट्स से आपने ये एक सर्वर एक्शन बनाया अपडेट नेम का, ठीक है, तो ये सर्वर कंपोनेंट है, यूज सर्वर लिखा हुआ है। तो ये आप चाहो तो किसी कोड के बीच में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको अलग से सेपरेट फाइल बनानी पड़े, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सर्वर, ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे इसको सेपरेटली बनाया हुआ है, ठीक है, अपडेट नेम के फंक्शन को, यहाँ पे अब देखो ये क्लाइंट कंपोनेंट है। तो पहले कैसे होता था कि एक बार आपने क्लाइंट कंपोनेंट बना लिया, उसके बाद सारे इंटरेक्शन, सारी कॉल, सब कुछ क्लाइंट साइड पे ही होगा। लेकिन अब अगर आप इस सर्वर एक्शन को कॉल करोगे क्लाइंट साइड पे इस अपडेट नेम को, तो ये इवेंचुअली जाके आपके सर्वर पे ही कॉल होगा। इससे क्या होगा, सर्वर पे कॉल होगा तो वहीं से एपीआई फेच करके लाना, सारी मतलब जो भी आपकी प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट हो जाएगी और काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता था कि जो हमारी एपीआई होती थी या एपीआई कीज होती थी वो क्लाइंट साइड पे विजिबल हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी, उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो इन सर्वर एक्शंस की वजह से। उसके बाद गाइज एक बहुत बड़ा चेंज, आप रेफ को एज अ प्रॉप भी यूज कर सकते हो, जो कि पहले हम नहीं कर सकते थे। पहले अगर हमें किसी रेफ को फॉरवर्ड करना पड़ता था तो हमें उसके लिए फॉरवर्ड रेफ को यूज करना पड़ता था। इसके अलावा सिर्फ रेफ को एज अ प्रॉप ही नहीं, मतलब आप क्लीन अप भी प्रोवाइड किया है इन्होंने रेफ के लिए। मतलब कंपोनेंट जब अनमाउंट हो जाएगा तो आप एक रिटर्न फंक्शन जैसे कि हम यूज इफेक्ट में देते थे, वहां देके आप अपने रेफ को क्लीन अप भी कर सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने क्या करा है, जो हाइड्रेशन एरर्स होती थी उनको भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। तो पहले जैसे क्या होता था कि काफी वेग सी हाइड्रेशन एरर आती थी, जैसे टेक्स्ट कंटेंट डिड नॉट मैच सर्वर क्लाइंट एट स्पैन ऐप, ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रही, काफी सोचना पड़ता था ये क्या है। अब इन्होंने एक अच्छा सिंगल मैसेज दिया है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज द सर्वर रेंडर्ड HTML डिड नॉट मैच द क्लाइंट। उसमें इन्होंने रीजंस भी दे रखे हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो आपने डेट डॉट नाउ इस तरीके के वेरिएबल फील्ड यूज करे हुए हैं कि क्लाइंट और सर्वर रेंडर्ड HTML में, जो कि मैच नहीं कर रही है, डेट फॉर्मेटिंग गलत है क्या। तो मतलब काफी इन्होंने इस एरर लॉगिंग को बेटर करके रख दिया है, इंप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर। तो पहले हमें क्या करना होता था, कॉन्स्ट कुछ भी आप लिख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट जब भी हम क्रिएट करते थे, कॉन्टेक्स्ट 1 इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास नहीं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होगा यहाँ पे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने जैसे ये स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद मान लो आप, तो अगर हमें ये ऐप को पूरी तरीके से इसमें रैप करना होता था तो इसके लिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट 1 डॉट प्रोवाइडर देना पड़ता था स्पेसिफाई करने के लिए कि दिस इज द प्रोवाइडर।
और उसके बाद हम इस तरीके से इस पूरी एप्लीकेशन को इसमें रैप कर देते थे। तो मतलब बेसिकली आपको ये कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रोवाइडर स्पेसिफाई करना होता था। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस प्रोवाइडर को यहाँ से हटा सकते हो और ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये एक प्रोवाइडर है। उसके बाद गाइस कुछ बहुत ही कूल एक तरीके से मैं बोलूँ एसईओ से रिलेटेड चेंजेस भी करे हुए हैं कि आप पेजेस पे मेटा डेटा किस तरीके से अपडेट कर सकते हो, स्टाइल शीट किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। तो पहले क्या होता था कि एक ही आपका जो हेड होता था, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका हेड होता था पूरी एप्लीकेशन का, वहाँ पे आप सारे मेटा टाइटल टैग्स वगैरह स्पेसिफाई करते थे और हमें ये लाइब्रेरी जैसे कि रिएक्ट हेलमेट है इनको यूज़ करना पड़ता था पेज बाय पेज अपने मेटा टैग्स को अपडेट करने के लिए। लेकिन ये फीचर रिएक्ट ने अब हमको डायरेक्ट दे दिया है, तो आप हर कंपोनेंट में चाहो तो जाके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइटल मेटा डेटा लिंक ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। सिमिलरली इसने स्टाइल शीट्स के सपोर्ट को भी बेटर कर दिया है। आप इसी तरीके से अपनी स्टाइल शीट स्पेसिफाई कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है केवल आप वहीं पे ऐड कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेटर है, वरना कुछ स्टाइल शीट्स ऐसी होती थी जो एंटायर एप्लीकेशन में यूज़ हो रही हैं और वो आपको अपने पेज पे अननेसेसरीली लोड करनी पड़ रही हैं। उसके अलावा एक बहुत ही कूल चीज़ दी है प्रेसिडेंस। तो मतलब ये है कि कौन सी स्टाइल शीट होगी या उसका क्या इंसर्शन ऑर्डर होगा आपके पेज पे, वो आप इस प्रेसिडेंस से स्पेसिफाई कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट होगा, हाई होगा या और जो भी वैल्यूज उसमें अलाउड होंगी। उसके अलावा एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट्स का भी सपोर्ट ऐड कर दिया है, तो आप एसिंक्रोनस स्क्रिप्ट को भी कहीं भी जाके ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्री लोडिंग रिसोर्सेज का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, तो अगेन ये भी एसईओ के लिए बहुत अच्छा है कि आपको इन्होंने फंक्शंस भी दे दिए हैं, तो ये प्री फेच, प्री कनेक्ट, प्री लोड वाले, और आप चाहो तो हेड के अंदर भी इनको आरईएल में स्पेसिफाई करके किस किस टाइप के लिंक्स हैं ये भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा गाइज एरर बाउंड्रीज के अंदर की एरर रिपोर्टिंग को भी बहुत बेटर कर दिया है। पहले कैसे होता था कि एक एक सेम एरर को रिएक्ट दो दो बार थ्रो करता था, इन्होंने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हुए अब ये एक एरर को सिर्फ एक बार ही थ्रो करेगा। उसके बाद गाइज ये अभी बेटा वर्जन में है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिएक्ट ने क्या करा है, अभी ये कंपाइलर को भी अपडेट करा है। ठीक है, तो कुछ रिएक्ट कंपाइलर का बेटा वर्जन अभी स्टार्ट है, आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। इसमें भी इन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंस अपग्रेड्स करे हुए हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आप कमांड्स यहाँ पे दी हुई हैं, उनको यूज़ करके अभी क्या है सिंपली एक बेबल प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर बनाया है, इसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट एक क्या हो सकता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि कंपाइलर जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, इस तरीके के हुक्स यूज़ करने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिससे कि लेट्स से ये जो सॉर्टेड आइटम है ये बार बार कैलकुलेट ना हो, इसको हम स्टोर कर ले अगर हमारी आइटम सेम है तो, या फिर हम अपने फंक्शन को मेमोवाइज कर ले। लेकिन ये चीज़ अब रिएक्ट खुद ही बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करेगा इस कंपाइलर की हेल्प से, कि कोई भी कंपोनेंट बार बार री रेंडर ना हो या कोई भी चीज़ें बार बार रिकैलकुलेट ना हो। अगर एक बार हो चुकी हैं तो हम उसको किस तरीके से और बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आप चाहो तो ये कंपाइलर भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, यही थे चेंजेस रिएक्ट 19 के, और ये वर्जन अब स्टेबल है, तो एक्सेप्ट फॉर द कंपाइलर आप सारे ही चेंजेस को यूज़ करके देख सकते हो और अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।